एपिसोड 14। कपूर मेंशन में। अगली सुबह अर्जुन के कमरे में अर्जुन की माँ अर्जुन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है और अर्जुन को ऑफिस के लिए तैयार होता देखकर बोलती है, अर्जुन, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे आराम करना चाहिए। ऑफिस का काम आदित्य और तुम्हारे डैड देख लेंगे, तुम कुछ दिन आराम कर लो बेटा। अर्जुन अपनी माँ के हाथ से नाश्ते की ट्रे लेकर टेबल पर रखते हुए बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम, बस जरा सी चोट है। ममता फिर से अर्जुन को प्यार से समझाते हुए कहती है, बेटा एक दिन तो आराम कर सकता है ना। अर्जुन अपनी माँ को सोफे पर बैठने का इशारा कर दिलासा देता है, मॉम, मैं इतना कमजोर भी नहीं हूँ कि छोटी सी चोट को लेकर घर पर बैठ जाऊं। मैंने कहा ना मॉम, मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ। अर्जुन की माँ कहती है, चल ठीक है, पता है मुझे कि तू बहुत स्ट्रांग है और बहुत जिद्दी भी। अब पहले नाश्ता कर, फिर दवाई भी लेनी है तुझे। दवाई से याद आया, मैंने नित्या को शाम को तेरी ड्रेसिंग के बहाने घर पर बुलाया है। तूने जो कल किया उससे मैं अभी तक तुझसे नाराज हूँ। तेरे डैड ने बताया कल तूने तेरी जगह अमन को भेज दिया था नित्या से मिलने। अर्जुन हैरानी से अपनी माँ को देखता है। अर्जुन की माँ आगे कहती है, तू क्या सोचता है तेरे डैड को कुछ पता नहीं चलेगा? वो तुम्हारे डैड है, वो कहते कुछ नहीं है, पर उन्हें भी तुम्हारी परवाह है बेटा। अर्जुन अपनी माँ से पूछता, मॉम क्या आप जानती हैं नित्या को? ममता कहती है, हाँ बेटा, एक बार तेरे डैड ने मिलवाया था उससे। वो 3 महीने कोमा में थी। जब उसे होश आया तो उसका कोई अपना उसके पास नहीं था। उसे बहुत गहरा सदमा लगा था, इसीलिए तेरे डैड मुझे उससे मिलवाने ले गए थे ताकि उसे अच्छा लगे। पर दोबारा उसने मिलने से मना कर दिया क्योंकि वो बहुत कम बोलती है। एक्सीडेंट में उसके गले की नसें ब्लॉक हो गई है। बहुत समय तक तो वो बोल भी नहीं पाई थी। अब जाके वो थोड़ा बहुत बोलती है। बहुत प्यारी बच्ची है। मैं और तेरे डैड तो चाहते थे कि तेरी उससे शादी हो। तेरे डैड जानते हैं तू बचपन से उसे पसंद करता था और अब शायद तू उससे बहुत प्यार भी करता है, इसलिए तेरे डैड ने नित्या से बात भी की थी। अर्जुन कहता है, तो क्या कहा उसने? जब वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, तुम्हारे डैड ने उससे कहा कि उसे जॉब करने की जरूरत नहीं है, तुमसे शादी करके वो हमेशा हमारे पास रहे। अर्जुन बड़ी बेसब्री से पूछता है, मॉम तो क्या जवाब दिया उसने? अर्जुन की मॉम बड़ी उदास आवाज में बोलती हैं, बेटा उसने कहा कि वो किसी को पसंद करती हैं। अर्जुन का तो जैसे दिल बैठ जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। वो बड़ी मुश्किल से खुद को शांत करते हुए अपनी माँ से पूछता है, कौन है वो? अर्जुन की माँ उसे बताती है कि ये तो वो खुद भी नहीं जानती। अर्जुन हैरानी से बोलता है, मतलब? वो खुद भी नहीं जानती, इसका क्या मतलब है मॉम? अर्जुन की माँ बताती है कि वो उस लड़के से 1 या 2 बार ही मिली है। तेरी तरह वो भी बहुत जिद्दी है, इसलिए वो उसे ढूंढ रही है। तेरे डैड ने बड़ी मुश्किल से अभी तुझसे मिलने के लिए उसे मनाया था और तूने क्या किया? अमन को भेज दिया। अर्जुन अपना सर नीचे झुकाकर बोलता है, सॉरी मॉम, मुझे पता नहीं था। अर्जुन की माँ फिर अर्जुन को समझाती है कि बेटा, नित्या ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। हम ये नहीं चाहेंगे कि अब उसे कोई और तकलीफ हो। अगर उसकी हाँ होगी तो ही, वरना तू पीछे हट जाना। तेरी वजह से अगर उसे कोई तकलीफ हुई तो मैं कभी भी तुझे माफ नहीं कर पाऊंगी। ये कहकर अर्जुन की माँ वहां से चली जाती है। अर्जुन मन में ही सोचता है, नहीं माँ, अब ना वो मेरी जिंदगी से बढ़कर है और ना मैं उसे अपनी जिंदगी से जाने दूंगा और ना ही उसे कोई तकलीफ होने दूंगा। अर्जुन के ऑफिस में मयंक अर्जुन से कहता है, सर, नित्या मैम की पर्सनल डिटेल में तो ऐसा कुछ नहीं मिला, पर हाँ सर, वो किसी जुगनू रावत से बहुत बार मिलने जाती है। अर्जुन मन में ही सोचता है, कहीं ये वही तो नहीं। फिर अपने दिल को समझाते हुए मयंक से पूछता है, कौन है ये जुगनू रावत? मयंक कहता है, सर, ये शायद यहाँ का नहीं है। मैम कई बार इनके साथ मुंबई भी गई हैं, ये मुंबई से हो सकते हैं। अर्जुन बोलता है, तो मुंबई में अपने लोगों को इसका पता लगाने के लिए कहो। मयंक जी, सर कहता है और फिर आगे बोलता है, सर, नित्या मैम जब से दिल्ली में आई है तब से पुराने किसी भी दोस्त से कांटेक्ट में नहीं है। यहाँ तक कि वो अपने भाइयों से भी नहीं मिली है। इनके भाई को बस इतना पता है कि वो एक्सीडेंट में मरी नहीं थी।
आपके डैड एक्सीडेंट वाले दिन ही उन्हें यहाँ ले आए थे। मैम 3 महीने कोमा में थी। शायद आपके डैड को लगता कि उनका एक्सीडेंट हुआ नहीं था, किसी ने करवाया था, इसलिए वो नहीं चाहते कि गलती से भी कोई नित्या जी तक पहुंचे। अर्जुन कहता है 5 साल से नहीं मयंक, बल्कि बचपन से ही डैड नित्या को दुनिया से छुपाते आ रहे। 20 साल पहले भी उन्होंने ऐसा किया था। हम सबको लगा था कि उस ब्लास्ट में अंकल आंटी के साथ वो भी, लेकिन जिन्होंने अंकल आंटी को मारा उन्हें नित्या के उदयपुर में होने का पता चल गया होगा। मैं अगर उस दिन उसे अपने साथ ले आता तो उसके साथ वो एक्सीडेंट नहीं होता। 5 साल वो यूं दर्द में नहीं निकालती। मुझसे उस दिन बहुत बड़ी गलती हो गई थी मयंक। मयंक कहता है सर, नित्या जी के बारे में सुनकर तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। एक्सीडेंट में उनके पिता की मौत हो गई। न चाहकर भी उन्हें अपने भाइयों से दूर छिपकर रहना पड़ रहा है, और शायद उनका कोई दोस्त भी नहीं है। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है सर। शायद आपसे पहले किसी और को उनके बारे में पता चल गया। अर्जुन विराज की तरफ देखकर बोलता है, विराज, आज से तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं हो। ये सुनकर मयंक और विराज दोनों ही हैरान हो जाते हैं। अर्जुन आगे कहता है, विराज, मुझे सबसे ज्यादा तुम पर ही भरोसा है। आज से, बल्कि अभी से तुम पर्सनली नित्या को प्रोटेक्ट करोगे। विराज बोलता है, लेकिन सर आपकी सेफ्टी का क्या? इस वक्त किंग अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी कीमत पर आपको मारना चाहता है। अर्जुन कहता है, अब तुम मेरी चिंता मत करो, अब वो आ गया है। मैंने उसे सब बता दिया है और वो काम पर लग गया है। अब तुम भी अपने काम पर लग जाओ। नित्या पर अब मैं खरोंच भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो गलती मैंने पहले की अब वो फिर से नहीं। मुझे नित्या की पल पल की खबर चाहिए। उसका घर हो या हॉस्पिटल, हर घड़ी साए की तरह उसके पीछे गार्ड लगा दो। और हाँ मयंक, मुझे उस जुगनू रावत की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए आज ही। विराज और मयंक ओके बॉस बोलकर वहां से चले जाते हैं। जीवन संगिनी हॉस्पिटल में नित्या केबिन में बैठे पेशेंट की रिपोर्ट चेक कर रही थी और आरोही उसके सामने बैठकर बोले जा रही थी। नित्या बेल बजाकर नर्स को वहां बुलाती है और पूछती है, क्या डॉक्टर मित्तल अपने केबिन में आ गए हैं? नर्स बोलती है, नहीं, अभी डॉक्टर मित्तल पेशेंट को चेक करने राउंड पर गए हैं। नित्या कहती है, ठीक, जब वो आए तो मुझे बता देना। नर्स ओके, डॉक्टर नित्या बोलकर वहां से बाहर चली जाती है। तभी वहां बैठी आरोही फिर बोलती है, नित्या, तुम सबका इलाज कर रही हो, मेरा कब करोगी? नित्या बोलती है, तुम्हें शॉपिंग करनी चाहिए। आरोही बोलती है, तो क्या मैं शॉपिंग करने से ठीक हो जाऊंगी? नित्या बोलती है, हाँ शायद। आरोही बोलती है, तो तुम भी चलो ना साथ में, हम दोनों साथ में बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। नित्या बोलती है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो आरोही बोलती है, अभी कौन कह रहा है यार, शाम को चलेंगे ना फ्री होके। नित्या बोलती है, शाम को मुझे कपूर मेंशन जाना है। आरोही नित्या को छेड़ते हुए कहती है, अब तुझे वहां क्यों जाना है? तूने तो मिस्टर कपूर को ना कह दिया था ना क्या? अब वो पसंद आ गए। नित्या उसे कोई जवाब नहीं देती तो आरोही मुंह फुलाकर कर बोलती है, अब बता भी दे, मुझसे क्यों छुपा रही है? देख, तूने ही मुझे फ्रेंड बोला था, अब तू मुझसे कुछ नहीं छिपा सकती, अब जल्दी से बोल। नित्या बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आरोही बोलती है, कुछ नहीं है तो तू वहां क्यों जा रही है? तो नित्या फाइल रखते हुए बोलती है, किसी का इलाज करने। आरोही थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोलती है, तू मेरा इलाज तो कर नहीं रही है, सबकी चिंता है तुझे, और अगर मैं मर गई तो मेरी फैमिली का क्या होगा? मेरे डैड का बिजनेस कौन देखेगा? और मेरे फ्यूचर हस्बैंड और बच्चों का क्या होगा? और इतना बोलकर रोने लगती है। नित्या हैरानी से आरोही को देखती है जो पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। नित्या उसका रोना देखकर बोलती है, अगर तुम साथ चलना चाहो तो चल सकती हो। आरोही अपने आंसू पोंछते हुए बोलती, नहीं, मुझे नहीं चलना तुम्हारे साथ। तुम वहां उसका इलाज करोगी, पर मेरे इलाज के लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं है। नित्या फिर से पेशेंट की रिपोर्ट देखने लगती है और आरोही से कहती है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आरोही बोलती है, तुम बहुत बुरी हो। शाम के समय कपूर मेंशन में नित्या के आने से वहां का मौसम खुशनुमा हो गया।
सबने नित्या को चारों तरफ से घेर रखा था, स्पेशली लड़कियों ने। मानसी बोलती हैं, नित्या दीदी आप मेरी, नव्या, वान्या और दादी के लिए सेम डिजाइन बनाना, और मॉम और चाची का एक जैसा, लेकिन नित्या दीदी कलर सबका एक जैसा ही हो। तभी अमित कहता है, हाँ तुम्हारी शादी जो है बारातियों के जैसे सभी एक जैसे बनकर घूमना, इससे सबका मनोरंजन भी हो जाएगा। मानसी अमित को अपने दोनों हाथों से मुक्के मारते हुए अमित के पापा से कहती है, चाचू इसे बोलो ना अपना मुंह बंद रखे। मानसी के चाचू अमित से कहते हैं, बेटा बाराती तो अलग अलग डिजाइन और रंग की ड्रेसेस पहनते हैं। तो अमित कहता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डैड, बारातियों के जैसे नहीं बल्कि बैंड वालों के जैसे, और सब हंसने लगते हैं। मानसी अपना रोने जैसा मुंह बना लेती है। तभी आदित्य अपनी जगह से उठकर मानसी के पास आकर बैठ जाता है और उसके सर पर हाथ रखते हुए अमित को डांट वाले लहजे में कहता है, खबरदार अमित, जो मेरी गुड़िया को परेशान किया या रुलाया तो। मानसी अमित को जीभ दिखाकर आदित्य के सीने से लग जाती है। ये सब देखकर नित्या की आंखों में आंसू भर आए। वो उन पलों को याद कर रही थी जब वो भी अपने भाइयों के साथ ऐसे ही हंसी मजाक किया करती थी। लक्ष्य भाई अमित के जैसे उसे चिढ़ाते थे और अक्ष भाई आदित्य के जैसे अपना हाथ उसके सर पर रखते थे। नित्या की आंखों में नमी देखकर अधिराज जी आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। नित्या सिर्फ हाँ में अपना सर हिला देती है। तभी 1 मिनट भी चुप न रहने वाली आरोही, जो नित्या के साथ ही मना करने के बावजूद आ गई थी, वो बोलती है, आप नित्या को डिजाइन बनाने के लिए क्यों कह रहे हैं सब? वो तो डॉक्टर है ना, ये तो मिस्टर कपूर की ड्रेसिंग के लिए यहाँ आई है। तो आदित्य कहता है, यही तो है मशहूर डिजाइनर फायरफ्लाई। सभी सेलिब्रिटी और एक्टर एक्ट्रेस इसी की डिजाइन की डिमांड करते हैं। आरोही अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लेती है और फिर थोड़ा रुक कर कहती है, नित्या तुमने मुझसे और क्या क्या छुपा रखा है? मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। पहले तो तुमने मुझसे ये छुपाया कि तुम किसी को पसंद करती हो, और अब ये कि तुम ही फायरफ्लाई हो। ऊपर से तुम मेरा इलाज भी नहीं कर रही हो। मैं सच में तुमसे बहुत बहुत नाराज हूँ। आरोही की ये बात सुनकर बाहर से आते हुए अर्जुन और उसके आ रहे अमन के पैर वहीं के वहीं रुक जाते हैं। अमन, जो अर्जुन को गोली लगने की वजह से उसका हाल पूछने आया था, तो अर्जुन ने अमन को नित्या के बारे में बताया कि नित्या वही है जिसे वो 5 साल से ढूंढ रहा है। अमन को भी अब अर्जुन के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उनको वहां आते देख सभी चुप हो जाते हैं। अर्जुन नित्या की तरफ एक नजर देख अपने कमरे में चला जाता है और अमन दादा दादी और बड़ों के पैर छूकर उन्हीं के साथ बैठ जाता है।